लीस्ट। हाँ जी योहान भाई। जी, ये मैं इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम पर मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो उसमें एक डाउट था। जैसे जी जी बहुत जी। स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जो करप्ट लीडर है आप जो कंट्री में, तो उसके अगेंस्ट रेबेल करना अलाउ है, और कुछ ये भी बोलते हैं कि अलाउ नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सा ऐसा लिमिटेशन है कि जिस पर रेबेलियन कर सकते हैं, जिसको मतलब अगर क्रॉस कर लेगा, तो हम उसको रेबेल कर सकते हैं? ये जानना चाहता था। अच्छा, ये ना वाकई आपका सवाल सही है कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्कॉलर्स हैं उनमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है कि आपने अगर हुँ, किसी रूलर के या किसी अ, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसमें कोई गलती देखी या उसको चेंज करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। तो ये वाकई आपकी बात ठीक है, मगर इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछें तो वो मैं रख रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो सारी बात है, मैं अपना एक ओपिनियन रख सकता हूँ। तो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो दो बेसिस के ऊपर प्रोसीजर होगा। नंबर वन, पीसफुल ट्रांसफर होगी या ट्रांसफॉर्म होगी हुकूमत पीसफुली। ये है बेसिक प्रिंसिपल। इसको अल्लाह ताला ने कुरान में शूरा की बेस पर रखा है, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम। ठीक है, यानी आपस में मशवरा करना है और आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करना है, और उसके बाद पूरी एक टीम बनेगी। दारी बात है अहले रुश्द की, शूरा की, पूरी एक जैसे पार्लियामेंट होता है, लोकसभा है, और इसी तरीके से प्रोविजनल असेंबलीज होती हैं, ये सारे प्रॉपर तरीके से इन चीजों को लेकर चलते हैं, मशवरे के तहत ये होगा। अब कोई कह सकता है कि कितनी देर में ये चेंज हो सकता है कि नहीं, जो इलेक्शंस हैं वो कितनी देर में होने चाहिए। तो ये भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से कुछ लोगों ने इस्तदलाल किया है कि हजरत उमर फारूक जो है, जो सेकंड खलीफा हैं इस्लाम में, वो मिनिमम मिनिमम 4 साल के अंदर एक रूलर को, एक गवर्नर को चेंज कर देते थे उसकी पोस्ट से। तो इससे कई लोगों ने ये इस्तदलाल पकड़ा है कि 4 साल बाद हमें ये एक एग्जाम्पल मिलती है कि 4 साल बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू, शूरा बैनहुम के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेबल, रेबल के वाले से। तो याद रखना है ये कैटागोरिकल मना है कि मुसलमान मुसलमान रूलर के खिलाफ उठे। ये कैटागोरिकल मना है, बेसिक प्रिंसिपल ये है। ठीक है ना। अब कोई ये कह सकता है कि कुछ लोग उठे हैं, उनका क्या हुक्म है। उसमें आपको देखना ये है, एक है उमूमी, यानी एक है जेनरिक प्रिंसिपल जो आम मुसलमानों के ऊपर लगता है। वो प्रिंसिपल तो ये है कि मुस्लिम हुक्मरान चाहे कितना ही फासिक और फाजिर क्यों ना हो, आपने उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाना, आवाज उठानी है। अब उसके नतीजे में वो आप पर जुल्म करे, आपको कत्ल करे, आपको जेल में डाले, वो अपने अल्लाह को अपना हिसाब देगा। मुसलमान है जब तक वो मुसलमान है, याद रखना, मुसलमान। अगर वो कुफर बवाह कर बैठा है, इस्लाम से निकल बैठा है, यानी पहले मुसलमान था फिर एथियस्ट हो गया है या नॉन मुस्लिम हो गया है, या इस्लाम की ब्लास्फेमी कर दी है, इस्लाम चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ ये चीज निकलती है। ये तीन चीजें आपने देखनी है। नंबर वन, उसने कुफर बवाह किया यानी मुल्हिद हो गया, इस्लाम का इनकार, यानी इस्लाम छोड़ दिया उसने। और दूसरी चीज ये निकलती है कि उसने इस्लाम को चेंज करने की कोशिश की है, इस्लाम को चेंज कर रहा है, अपनी तरफ से कानून ऐड कर रहा है, इस्लाम का नाम बदल रहा है, इस तरह की कुछ चीज कर रहा है जिसको दीन कहते हैं, तब्दील तगय्युर दीन, वो कर रहा है। तो फिर उसके खिलाफ कुछ उलामा कहते हैं कि आप उठ सकते हैं। अदरवाइज अगर वो मुसलमान रहता है, अगर वो मुसलमान रहता है और मुसलमान रहते हुए वो किसी पे जुल्म और ज्यादती कर रहा है, तो वो अल्लाह के सामने हिसाब देगा। आपने आवाज बुलंद करनी है। हदीस अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजलु जिहादिन कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जायर। सबसे अफजल स्ट्रगल, सबसे अफजल स्ट्राइव हक की तरफ, जिहाद जो है ना, वो है कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जायर। सच्ची बात कहना, हक बात कहना जालिम हुक्मरान के सामने, हुँ। ये अफजल जिहाद है। तो ठीक है, तो इसमें चाहे वो मतलब मुसलमान 2 क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन और उठते हैं कि हो। फर्स्ट ये कि क्या इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इस्लाम ये डिक्टेटरशिप को थोड़ा उस पर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन है? और सेकंड सवाल है कि जैसे अभी सीरिया में जो रिवोल्ट हुआ, नहीं तो नहीं अगर सॉरी, पहला क्या वो पूछा तो था? जुल्म पहला कर पहला क्या पूछा था? पहला मिस कर गया हूँ, वो क्या था? हाँ,
इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा डिक्टेटरशिप की ओर अलाइन नहीं करता, ये एक फर्स्ट सवाल था। और अच्छा सेकंड अच्छा, अभी सवाल रुक था जाओ, अभी कि रुक जाओ, क्या रुक जाओ, फिर एक एक ले लेते हैं ना, एक एक ले लेते हैं। आप क्या कह रहे हो हुँ, कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम डिक्टेटरशिप की तरफ अलाइन जाता है, अलाइन उसकी करता है। तरफ अलाइन करता है, ये कह रहे हो? हाँ, मतलब कि अगर करप्ट लीडर अगर ज़ुल्म करे लोगों पर तो उसको क्यों सहेंगे, मतलब उसको हम ज़बरदस्त रिबोल भी कर सकते हैं ना। हम्म। नहीं 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 नहीं, देखो, वेस्ट में भी अगर आप ये कहो ना कि आवाज उठाना, मिसाल के तौर पर आपको क्या लगता है कि इस्लाम ये कहता नहीं है कि आपने आवाज उठानी है? ये मैंने अभी हदीस सुनाई है आपको, जालिम हुक्मरान नहीं, के आवाज़ खिलाफ नहीं, आपने हथियार। आवाज उठानी है। हाँ, हम्म? नहीं हथियार का बात करो। तो नहीं, अच्छा, अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो दैट मीन्स वो डिक्टेटरशिप की, तो ये तो सारे वेस्ट में हो रहा है। वेस्ट में जो प्रोटेस्ट होता है उसको डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट माना जाता है। कोई इसको डिक्टेटर नहीं कहता। कोई कहता है हाँ, हथियार उठाना? नहीं। हाँ देखो, एग्जैक्टली exactly, आवाज उठाना इज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, और दैट्स जेन्युइन प्रोटेस्ट। डेमोक्रेटिक अभी आज मानते हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं, डेमोक्रेटिक माइंडसेट है, ये मानता है कि डेमोक्रेसी के अंदर पीसफुल और राइटफुल ह्यूमन राइट है कि आप प्रोटेस्ट करो। पूरी दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स है उसके अंदर काउंट किया जाता है कि आप पीसफुल जो है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, जो राइटफुल प्रोटेस्ट है पीसफुल, वो कर सकते हो परमिशन के साथ ना। हाँ, तो अब नहीं वो अब कोई कह सकता है कि वो आवाज उठा रहे होते हैं, वो डंडे सोटे तो नहीं उठाते, लाठी तो नहीं उठाते, नहीं, नहीं तलवार वो तो पिस्टल तो नहीं उठाते, तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं कहता। इसलिए ये बात नहीं है कि आपने सिर्फ हथियार उठाना है तो ही आप मानोगे कि डिक्टेटरशिप नहीं है, अदरवाइज तो फिर डिक्टेटरशिप होगी। ये बात ठीक नहीं है। अच्छा बाजा, सॉरी, अब सुन ले जरा, पहले उस पॉइंट को हल कर लें। इस्लाम में, हाँ, इस्लाम ने जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम दिया ना, उस पर जो मैं समझ पाया हूं, मैं अपनी नाकिस राय रखता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, वो ये चीज हुँ, है कि इस्लाम ना तो डिक्टेटरशिप को प्रेजेंट करता है, और ना ही दूसरे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम जो आज चल रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इस्लाम इन प्रिंसिपल्स देता है, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, चाहे वो कोई डिक्टेटर आके करे, चाहे वो कोई डेमोक्रेटिक वे से आके करे, दोनों तरीके से। मिसाल के तौर पर इस्लाम कहता है कि जस्टिस कायम होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई डेमोक्रेटिक वे के अंदर किसी के साथ अत्याचार कर रहा है तो हम उसको भी डिक्टेटर ही कहेंगे। जैसे हम नरेंद्र मोदी जो है उसको डिक्टेटर कहते हैं, वो डिक्टेटरशिप कर रहा है, वो हुँ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ठीक है ना, कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज कर रहा है, हिंदू को एक्सट्रीमिस्ट बना रहा है, वोट बैंक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो डेमोक्रेटिक स्टाइल में वोट बैंकिंग होनी चाहिए थी, वो उसने रिलीजियस एथनिसिटीज की बुनियाद के ऊपर एक्सट्रीमिज्म फैलाकर वोट बैंक को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, इंडिया की यूथ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, ठीक है ना। हुँ, तो ये चीज है। हुँ, तो इसीलिए इस्लाम का प्रोसेस क्या है पॉलिटिकल, इस्लाम कहता है कि अगर कोई डिक्टेटर आ गया और डिक्टेटर ह्यूमन राइट्स को वैल्यू कर रहा है, मॉरल वैल्यूज का ख्याल रख रहा है, जस्टिस कर रहा है, कोई बात नहीं। प्रॉस्पेरिटी फैल रही है, लॉ एंड ऑर्डर फैल रहा है, कोई बात नहीं। अगर वो 50 साल भी हुकूमत करे और जस्टिस करे, वो ज्यादा बेहतर है कि हर 2 साल बाद, 4 साल बाद हुकूमत बदल जाए और बेमार 4.5 और इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, ये बेहतर है। जस्टिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना है। आपने जो गोल अचीव करना है वो सबसे ऊपर है, वो है प्रॉस्पेरिटी, हुँ, जस्टिस, ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ठीक है ना, ह्यूमन फ्रीडम, इसको ऊपर रखेंगे ना। सिंपल हुँ, ये बात है। हुँ। अपॉर्चुनिटीज, नहीं, हाँ, ठीक वो है ना, हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही वो हैं तो लोगों को। हम्म। नहीं वो तो बात सही है, जैसे पर अभी जैसे अभी सीरिया का जो अभी रिवॉल्यूशन जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आया है, तो उसको हम्म। तो लोग मतलब सपोर्ट कर रहे थे कि वो रिवोल्ट होना चाहिए था और सही हुआ उसको। तो वो उसको आप कैसे देखेंगे उनके, मतलब? हाँ, वो ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट में है ऑब्वियसली, क्योंकि जो हुँ, रजीम का मेन बंदा है वो भाग के कहां पर गया है, तो जारी बात है वो करेंगे। याद रखें, हुँ, याद रखें, जब रशिया जो है उसको धकेल के पीछे फेंका था, उस रिवॉल्ट को भी एक वक्त तक इन्होंने सपोर्ट किया था अमेरिकन पावर्स ने। सीएनएन भी उतर गया, हुँ, बीबीसी भी उतर गया, ऐसा उनको हीरोइक किस्म का दिखाया था तालिबान को। तब तो उनको तालिबान की दाढ़ियां बड़ी पसंद आ रही थी, तब तो उनकी दाढ़ियों में उंगलियां फेर फेर के कहते थे वाह, उनकी पगड़ियां पहन पहन के तस्वीरें खिंचवाते थे 1980s में। मगर फिर यही वही लोग थे जिनको उन्होंने टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया।
90s के बाद, खास तौर पर 1992 के बाद, क्योंकि मुल्ला उमर ने डंडा दे दिया 2-2.5 साल के अंदर, वो बुक्स में लिखा हुआ है। तो जो जर्नलिस्ट थी, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, उसने पोल खोल दिए, उसने कहा जितनी मार्केट थी यूरोप के अंदर जो ओपियम जाता था, मुल्ला उमर ने 2.5 साल के अंदर बेड़े गर्क करके रख दिया। इनको मजबूरन ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना पड़ा, ठीक है ना, मजबूरन करीब के जो एरियाज थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना पड़ा ताकि यहाँ वो मार्केट उगाएं, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए थे, ठीक है। तो ये उनके लिए बन गए। इसका मतलब ये है, याद रखना चाहिए आपको, ग्लोबल पावर्स किस चीज को लाइमलाइट में लेते हैं, किस चीज को हीरोइक तौर पर पेश करते हैं, हमारा एतमाद उठ चुका हुआ है। खास तौर पर 1980s के बाद से जो सोवियत यूनियन की वॉर्स चल रही हैं, उसमें जो चेंज आई है ना, जो ट्विस्ट आते थे इनके, कि एक बंदे को सुबह ये हीरो कह रहे हैं, रात को उसको विलन कह रहे हैं, एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए, तो हमें साफ पता चल गया ये जनाब इनकी ये कोल्ड वॉर थी, नरेटिव की वॉर्स थी। जो इनके इंटरेस्ट में आता था उसको ये सपोर्ट करते थे और नहीं करते थे, जिनको इनका दिल करता था उसको नहीं करते थे, ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये आज कह रहे हैं जी वो उसका इंटरव्यू ले लिया उस बंदे का, और और उसने बड़ा ओपनली कह दिया कि भाई सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सबको ये हक मिलेगा, सब बात करें, सब तरीके से चलें। ऑब्वियसली वो कहेगा क्योंकि उसको मैंडेट हासिल करना है, उसको ऑथेंटिकेशन चाहिए वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न वर्ल्ड से ऑथेंटिकेशन तब मिलेगी जब आप यूएन के साथ पूरी तरीके से हाथ मिलाएंगे, और पूरे तरीके से हाथ मिलाने के लिए आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि हम एलजीबीटीक्यूज को भी राइट देंगे, ठीक है ना, आपको सब कुछ मानना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपके ऊपर पाबंदियां रहेंगी। तो आपके साथ इकोनॉमिक, अभी तो इस वक्त सीरिया को इंस्टेंटली, सीरिया को जिस चीज की जरूरत है वो है रेवेन्यू फंड्स, डेवलपमेंट के लिए बजट चाहिए, हेल्थ के लिए बजट चाहिए, फूड के लिए बजट चाहिए, एजुकेशन के लिए बजट चाहिए। वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक सीरिया अपने आप को थाली के अंदर रखकर पेश नहीं करेगा वेस्टर्न पावर्स के सामने, और वो रखने के लिए उसको जाना पड़ेगा। याद रखें, पाकिस्तान जब आजाद हुआ था और इंडिया जब आजाद हुआ था, इन दोनों के सामने कैंप्स रखे गए थे, ठीक है ना। 1947 में इंडिया के सामने भी ऑप्शन थी, या आप अमेरिका के कैंप में जाएं या आप उधर सोवियत यूनियन के कैंप में जाएं। यही कैंप्स पेश किए गए थे पाकिस्तान को भी। इंडिया ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया और इंडिया ने खुद को किसी भी कैंप के साथ हिस्सा नहीं बनाया। उसने कहा हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे, हम अपनी पॉलिसीज को बाय द पैसेज ऑफ टाइम अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। अगर इंटरनेशनल इंटरेस्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ, हम उस कैंप से विड्रॉ कर जाएंगे। ये बड़ी स्मार्ट मूव थी। मगर पाकिस्तान, जारी बात है, जिन लोगों के थ्रू हैंडल हो रहा था जो सारे मामला थे, उन्होंने एक कैंप इख्तियार किया, अमेरिका। लियाकत अली खान, जो मोहम्मद अली जना साहब के जाने के बाद पहली दफा वो जो नेशनल वैक्यूम था उसको पुर करने के लिए वो बंदा आया, लियाकत अली खान, उसको शूट कर दिया लियाकत बाग के अंदर, 2-3 गोलियां मारी। आज भी यूट्यूब के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, तकरीर करते हुए डस 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 उसको शूट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं सोवियत यूनियन के लोग थे जो अफगानिस्तान से आए थे, काम डाल के निकल गए, ठीक है। तो ये अब किसी भी नेशन को आजाद होने के बाद बड़ी पावर्स ऐसे देख रही, जैसे गिद्ध नहीं होते, गिद्ध वल्चर्स होते हैं, गिद्ध कभी भी इन छोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपनी एक इन्वेस्टमेंट के, एक लैंड के तौर पर देखते हैं। वो एक नेशन के तौर पर नहीं देखते, वो लैंड के तौर पर देखते हैं। तो जैसे ही कोई मुल्क टूट के गिरेगा, उसको आजादी का नारा दे दो, उसको एजुकेशन का नारा दे दो, उसको मॉडर्निज्म का नारा दे दो, उसको लिबरलिज्म का नारा दे दो, उसको जनाब फलां फलां फलां, वो सारा इस तरह देखेंगे, वो पैसा फेंक के अपने अंदर लेकर आएंगे, अपनी इंडस्ट्री अंदर घुसाएंगे। इराक के साथ क्या हुआ, यही लोग 2003 के अंदर सद्दाम के गिरने के ऊपर इन लोगों ने जश्न, उन्होंने आके बिठाया 2003 के अंदर। किधर है इराक, किधर है लीबिया? लीबिया के लोग भी खुश थे, रोडों पर निकले थे। मैं नहीं कह रहा आजादी, ये बशारुल असद को बड़ा अच्छा आदमी था या ये था, मैं तो ये पॉलिटिकल मामलात के अंदर मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं है, सीधी बात है। मगर सवाल ये है कि दिस इज द टाइम जब किसी नेशन को ये डिसाइड करना होता है
कि उन्होंने अपने अगर 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 वो नेशनल बेसिस के ऊपर पॉप अप हो रहे हैं तो फिर उनको चाहिए वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें। दैट्स प्रैक्टिकल, प्योरली रैशनल। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात नहीं कर रहा। अगर सीरिया को लगता है कि उन्होंने अलहदा अपना को मकाम बनाना है तो जारी बात है उनको उस पॉलिसी पर चलना पड़ेगा कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें, ना कि इंटरनेशनल पावर्स को या ग्लोबल पावर्स को देखते हुए अपने किसी कैंप को इख्तियार करें, वरना वैसे ही लटक जाएंगे जैसे पाकिस्तान लटका हुआ है आज, कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये चीज है। तो इस तब तक उस आजादी का, उन चीजों का फायदा नहीं होता, उस रिवॉल्ट का फायदा नहीं होता। इस पे कोई शक नहीं है कि बड़ी अचीवमेंट है, इस पे कोई शक नहीं, बड़ी अचीवमेंट नहीं है अगर हम एक लंबे अरसे से हटना। हम्म, मगर उसका जैसे फिर फायदा अगर तो नहीं। मतलब हम जैसे हम हाँ हाँ श्रीलंका का भी एग्जांपल अगर देख लें तो जो बुद्धिस्ट ने उनका जो गवर्नमेंट था तो वो बहुत करप्शन किया। फिर जो श्रीलंका का इकोनॉमी आप देखोगे तो पूरा डूब ही गया था मतलब 2020 में। फिर उन्होंने उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। तो वो भी हाँ ऐसे एग्जांपल है कि अगर हम उससे ये देखें कि अगर आवाज बुलंद करने से काम नहीं हो रहा है तो फिर फोर्स ही यूज करना पड़ेगा। मतलब यही एक लेसन मिलता है हमको। देखें वो, अगर हम इसको एज अ पॉलिसी डिस्कस करेंगे ना कि अगर आवाज उठाना है तो फिर लोग जल्दबाजी करते हैं, ये तरीकाकार नहीं है। देखें कैसे समझाएं आपको। अच्छा, एक बुक है बेस्ट सेलिंग गई, व्हाई नेशंस फेल, सुना नाम इसका? हाँ मतलब सुना था, आपके स्ट्रीम में बहुत बार सुना था ये। हाँ, मैं इसको रिकमेंड करता होता हूँ इस बुक को। उसकी वजह यह है कि एक तो ये जो एक्सपर्ट, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट थे डैरन और जेम्स, उनकी ये को ऑथर हैं एक दूसरे मिलके, यानी कोलैब करके दोनों ने किताब लिखी है व्हाई नेशंस फेल। और दूसरा ये कि बेस्ट सेलर बुक गई है। इसमें डिस्कस किया जाता है कि नेशंस की पॉलिसीज मैटर करती हैं किसी कौम की तरक्की के लिए, उसके राइज के लिए और उसके डिक्लाइन के लिए। ऐसी सूरत में वहां पर ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं या प्रोटेस्ट होते हैं, ये किस तरीके पर होते हैं और उनको कैसे डील किया जाता है और उसको क्या, उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम उन पॉलिसीज को लेंगे जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करते हों, इसी तरीके से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसको वायलेट ना करते हों। ये हमारी बेस प्रिंसिपल होगा। इसके बाद मान लो बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट लेकर उठे थे। ठीक है ना, पीसफुल हाँ। प्रोटेस्ट लेकर उठे थे। हसीना ने आगे से गोलियां मारनी शुरू कर दी। वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया और जस्टिफाई होना शुरू हो गया, लिहाजा पूरा मुल्क बाहर निकल आया, हसीना को भागना पड़ गया। तो शुरुआत का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना आपका, वो यही रहना चाहिए कि हमने हथियार नहीं उठाना, हमने पीसफुल रहना है, हमने पीसफुल रहना है। ये हमारी बेस है, पर अगर इस्लामिक भी ऊपर और से अगर डेमोक्रेटिक भी। अगर हम्म, हम तो पीसफुल रहेंगे पर वो जो ऑपोजिशन मतलब गवर्नमेंट है तो वो हम पर फोर्स यूज करेगा, तब क्या करेंगे? तब फिर हमको भी करना पड़ेगा वो ना। तो नहीं, वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कोर्ट मौजूद है, आप कोर्ट का दरवाजा खटका सकते हैं। कोर्ट अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो फिर तो एस्केलेट हो जाएगी ना, फिर तो आपके हाथ से निकल जाएगी। ये जो आप पता कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हो जिसमें आपको भी नहीं, कोई लीडर ही नहीं होता। बांग्लादेश में कोई लीडर नजर आया आपको? कोई भी नहीं था। लीड कौन कर रहा था? कोई भी नहीं, वो तो अरेस्ट किए थे उसने। तो जितने स्टूडेंट्स थे वो ऑन देयर ओन पब्लिक में निकले हुए थे। क्यों? क्योंकि जब खुदा ना खास्ता सिविल डिसओबीडियंस शुरू होती है ना, फिर लीडर नहीं होता। कौमें नेशंस जो होती हैं वो तब डिक्लाइन की तरफ जाती हैं जब वैक्यूम पैदा होता है लीडरशिप का। यही हमें अफसोस होता है कि ये जो ग्लोबल पावर्स हैं, खास तौर पर जो सीआईए लेड ऑपरेशंस होते हैं, इनके जो हिटमैन्स होते हैं, उनका सबसे खतरनाक मामला ये होता है कि ये किसी नेशन को लीडरलेस करते हैं। जब आप किसी नेशन को लीडरलेस कर देते हैं, उसका नतीजा निकलता है भगदड़। उस भगदड़ के अंदर आमो खास रगड़ा जाता है, हर आदमी जो है वो, उसका बेड़ागर, फिर कोई गाइड करने वाला नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज है, इसीलिए हम कहते हैं पर पाकिस्तान हो या पर इंडिया हो, ये हम नेशंस जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, हम लोग वायलेंट प्रोटेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, उनको चाहिए
कि लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने दें, टेबल टॉक के जरिए चीजों को डिस्कस करें, लोगों को प्रवोक ना करें, चाहे वो कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो या कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी हो। कभी भी एहतजाज का रास्ता बंद ना करें बाय फोर्स, उनको करने दें। बात करने आए हैं, बात करके निकल जाएंगे। कानून का रास्ता मौजूद है, वो उसको इख्तियार कर लेंगे। क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इकोनॉमिकली ना इंडिया ना पाकिस्तान, तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिया भी ग्रो कर रहा है, उसके हक में ही नहीं है कि वहां पर रिलीजियस कम्युनिटीज या कोई दूसरी माइनॉरिटीज प्रोटेस्ट शुरू कर दें और वो वायलेंट हो जाए, ये अफोर्ड ही नहीं हो सकता। लिहाजा ये दुश्मन होगा कोई इंडिया का, और इसी तरीके से दुश्मन होगा कोई पाकिस्तान का, जो ये काम खराब करने की कोशिश करे। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो हाँ जी। इंडिया पाकिस्तान में तो बात तो सही है, पर जो श्रीलंका में मतलब जो हुआ था वो तो मतलब बहुत ही बुरा हुआ था ना। मतलब उनका गवर्नमेंट की वजह से बहुत इकोनॉमी डाउन हो गया था, मतलब कि बहुत ही पॉवर्टी आ गया था, अगर श्रीलंका हाँ का चले, अगर वो तो, देखोगे तो। हाँ हाँ, वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो, एक तो चीज है आपके हाथ से निकल, मैंने इसीलिए कहा लीडरलेस हो जाते हैं ना। बांग्लादेश में कोई भी लीडर नहीं लीडर था। मतलब कि वो जो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसके ही जो फैमिली वाले थे ना, वही सब बड़े-बड़े पोज़ीशन पर थे मतलब। तो अगर हम एग्जैक्टली। वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी उसको अगर हटाना चाहे तो भी वो नहीं हट सकता। और इकोनॉमी नहीं भी देखें, बहुत एक, बर्बाद हो रहा था उनके पॉलिटिक्स की वजह से। हाँ तो ना, वही हमको फिर फोर्सफुली मेनली, उसको मेनली आपने किसी भी हुकूमत के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुन ले, मेनली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है आपने प्रोटेस्ट करना है जुल्म के खिलाफ। ठीक है, हदीस मौजूद है, मैंने बता दिया, अफजलुल जहादी कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जायर। ठीक है, तो आपने प्रोटेस्ट करना है जब तक आपका राइट बनता है। उसके बाद मुसलमानों के लिए ये राय हो जाती है कि आपने जो कानून है उसका रास्ता इख्तियार करें, अगर आपको इंसाफ मिलता है ठीक है, वरना आप खामोश हो जाएं। आवाज उठाते रहें, मगर आपने हथियार नहीं उठाना जब तक आपको आपके हकूक, बेसिक राइट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं और आपकी सेफ्टी है। हथियार नहीं आपने उठाना, ये तो क्रिस्टल क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं यार, काफी बात हो गई। ठीक है, तो याद रखें ये नेशंस ठीक है। और तरीके से, आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कहा था वो मैंने दे दिया, आपने सीरिया को डिस्कस किया, उसमें भी जो मैं समझता था। ये सारी बातें जो मैंने इस्लाम के अलावा की है ना, इनकी कोई कोई ऑथेंटिक इतनी वैल्यू इसलिए भी नहीं है कि मैं, हमारे लिए पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा, यानी नॉट पॉलिटिक्स, ये नेशंस जो जिस तरीके से कर रही हैं ये हमारी डोमेन से बाहर की चीजें हैं। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रख दूं, अगर आपको वो ठीक लगे ठीक है, अगर उस पर कोई इतराज हो तो फिर बात होगी, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जी, शुक्रिया जी, मैं इस पर देखूँगा और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। योहान भाई दोस्तों हमारे साथ थे, और मुझसे इंस्टा पे रब्ता करो ना योहान, मैंने कहा था यार। चलो चला गया, तो मुझसे रब्ता करना।